हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने जो हमारी पीएचपी की क्लास थी वहाँ पे हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दे रखा है एस्केप सीक्वेंस। कि एस्केप सीक्वेंस का क्या होता है जब आप पीएचपी के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हो। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम एस्केप सीक्वेंस की बात करते हैं ये होते क्या हैं, बेसिकली कोई सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिकली स्टार्टिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, बैक स्लैश का यूज़ करते हैं। तो जो उस टाइप के आपको कोई भी सिंबल अगर आप देखने को आपको मिलेंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको एस्केप सीक्वेंस बोलोगे। और एस्केप सीक्वेंस वो लिखा है या फिर एस्केप करेक्टर भी केवल उसको बोल दिया जाता है। अब आपको याद रखना है कि जब आप HTML में प्री टैग यूज़ करते हो तो प्री टैग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपके एस्केप सीक्वेंस होते हैं उनको भी एक तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। अगर HTML की वे में बात करें तो HTML में हम प्री टैग का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डिस्प्ले करने के लिए एस्केप सीक्वेंस को। और अगर हम बेसिकली PHP की बात कर लेते हैं तो PHP में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बैक स्लैश और उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, कोई ना कोई सिंगल करैक्टर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है हमने किसका यूज़ किया है, बेसिकली बैक स्लैश के बाद हमने डबल कोट्स का यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा डबल कोट्स को। अब प्रिंट कर देगा डबल कोट को कैसे, क्योंकि देखो आपको ये पता है आउटपुट किससे आती है, एको कमांड से आती है। एको कमांड के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे जो हेलो अपना लिखना है तो वो हेलो कैसे आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए। तो डबल कोट्स के अंदर कैसे आएगा वो हेलो, क्योंकि एको मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट प्रिंट करना है। पर वो टेक्स्ट मुझे कैसा चाहिए, आपको ये तो पता है जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं नॉर्मली, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हम कैसे लिखते हैं सर, वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो हमें क्या दिखता है, कंप्यूटर्स के अंदर सिर्फ हेलो दिखता है। पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आउटपुट है वो कुछ इस टाइप की है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। एक तो नॉर्मल आपने ये चीज़ समझ लिया कि जब हम क्या यूज़ करते हैं, एको कमांड का यूज़ करते हैं। एको कमांड क्या करती है, बेसिकली कोई भी चीज़ है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखानी है, उसके लिए आप एको का यूज़ करते हो। मैंने बोला आपको एको करना है किस चीज़ को, हेलो। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, बेसिकली जब आप एको हेलो यूज़ करेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट लिखेंगे, तो जो ब्राउज़र है वो इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा या फिर समझेगा, उस वो समझेगा कि जो आपने यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है ये क्या, एक तरीके से ये आपकी स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने इसको किस में लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको कैसे दिखेगा, वो हेलो ऐसे करके वो दिखेगा। पर यही चीज़ मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मान लेते हैं आपके पास ये कंप्यूटर स्क्रीन है और आप मुझे ऐसे प्रिंट करके बताओ कि अब आपको क्या करना है, हेलो को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक स्पेशल चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, स्पेशल चीज़ जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप करेक्टर। अब एस्केप करेक्टर क्या बताने का काम करता है, ये बेसिकली ये चीज़ बताने का काम करता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आपने क्या करनी है, वहाँ पे ऐड ऑन करनी है। तो एस्केप सीक्वेंस के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। कई एस्केप सीक्वेंस हमें एंटर की तरह बिहेव करने का काम करते हैं, कई एस्केप सीक्वेंस हमें टैब की तरह बिहेव करने का काम करते हैं। तो अलग अलग एस्केप सीक्वेंस का अलग अलग मतलब होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे जो मैंने टेक्स्ट लिखना है, मुझे आउटपुट स्क्रीन पे मुझे हेलो तो चाहिए, पर हेलो के साथ मुझे ये डबल कोट्स भी चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, बैक स्लैश उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, डबल कोट्स का हम यूज़ करेंगे। तो जब आप इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो क्या किया है, बैक स्लैश के आगे क्या यूज़ किया है, डबल कोट्स का यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको लिखोगे तो ये कैसे लिख के आएगा। मैं इसका एग्जांपल लिखूँ, मुझे अगर ऐसे ही मुझे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा एको। किस चीज़ को आपको एको करना है, सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँगा डबल कोट्स का, क्योंकि आपको पता है जब आप टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट आप कैसे लिखते हो, तो सर जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम किस में लिखते हैं, उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आ गया एको, यहाँ पे आ गया आपके डबल कोट्स। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सर ये वाला जो सिंबल है इसको भी प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे पता है हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे, उसके लिए हम ये वाला एस्केप सीक्वेंस है उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद मुझे अंदर क्या लिखना है, अंदर तो मुझे हेलो लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। उसके बाद मुझे इसके लास्ट में भी ये वाला प्रिंट करना है, जो सेकंड नंबर पर आपको डबल कोट्स दिख रहा है, मुझे ये भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। तो इसके लिए फिर से मैं क्या करूँगा, इसके लिए फिर से मैं बैक स्लैश डबल कोट का यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेरा ब्राउज़र इस चीज़ को समझेगा, इंटरप्रेट करेगा। अब चलो पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी, स्ट्रिंग आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो स्ट्रिंग को आप ख़त्म भी करोगे ना, तो स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पे डबल कोट का यूज़ कर लिया। इससे क्या होगा, जब ये वाली एको कमांड आपकी चलेगी, जब ये वाली आपकी एको कमांड चलेगी तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट कैसे आएगी, तो सर हमें आउटपुट आएगी इस वे में। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन ये रहेगी और यहाँ पे कैसा आएगा, डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा हुआ आएगा।
तो ये लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली हम अलग अलग एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अगर यही एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया गया जाए कि जब आपको डबल कोट को प्रिंट करना है पीएचपी में, तो आप कौन से एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे सर हम बैक स्लैश डबल कोट का यूज़ करेंगे। वही यहाँ पे भी लिखा है कि यहाँ पे आपने देखो ये चीज़ क्यों लिखी गई है, ये चीज़ इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है। अब ये अंदर वाली चीज़ क्यों लिखी गई है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके अंदर क्या है, डबल कोट्स भी ऐड हो जाएं। तो इसके लिए आपने क्या किया, एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया। और यही चीज़ अगर आप, क्योंकि ये तो पीएचपी में, पीएचपी की वे में आप पढ़ रहे हो, पर यही चीज़ अगर आप एचटीएमएल के वे में पढ़ते हो, तो एचटीएमएल में बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक टैग होता है प्री टैग। प्री टैग को हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग, इसको हम बोल देते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। इसका मतलब है कि जैसे यूज़र ने लिखा है उसको वैसे का वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बता दो। एचटीएमएल में तो चलो ये चीज़ लिखना ईज़ी होती है, पर जब आप किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हो, जैसे पीएचपी हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, तो उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, अलग-अलग एस्केप सीक्वेंस यूज़ करने पड़ते हैं। उसी की हेल्प से ब्राउज़र उसको समझता है, और जो यूज़र का जो सिस्टम होता है वहाँ पे वो उसको दिखाने का काम करता है कि यूज़र के सिस्टम में आपको जो आउटपुट है वो आपको इस वे में दिखानी है। नेक्स्ट जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस आता है, वही अगर मान लेते हैं यहाँ पे अपने डबल कोट्स प्रिंट करना था, तो आपने डबल कोट्स यूज़ कर लिए। अगर आपको सिंगल कोट प्रिंट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बैक स्लैश के आगे सिंगल कोट का यूज़ करेंगे। तो वही लिखा है कि एको, अब क्या किया है राजू, क्योंकि हम जैसे नाम लिखते हैं किसी का, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस एस का यूज़ करते हैं ना। तो पोस्ट ऑफिस एस का यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम किसका यूज़ करेंगे, बैक स्लैश सिंगल कोट का हम यूज़ करेंगे। आपको पता है डबल कोट्स तो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो अगर मुझे किसी के नाम के आगे अपोस्ट्रोफिस एस यूज़ करना है या फिर अपोस्ट्रोफिस यूज़ करना है, तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे बैक स्लैश कोट का। ऐसे करके आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, बस रटना कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, बस आपको ऐसी चीज़ें समझाई नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे देखो वही आ गया राजू, और उसके बाद सिंगल कैरेक्टर के बाद क्या आ गया, वो आ गया। तो अगर यही हम एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसी का एग्जांपल लेना है तो एक हम छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ, आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलूँ आपको कि आप मुझे ना प्रिंट करके बताओ, क्या चीज़ मुझे प्रिंट करके बताओ। आपने लिखना है माई नेम इज़, ठीक है, ABC एंड माई ब्रदर्स नेम इज़ XYZ। ओके, मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आप बेटा मुझे ये चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके बताओ। तो आप कैसे इसको प्रिंट करेंगे, तो आप लिखेंगे सीधा सर एको। एको के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, एको के बाद आप यूज़ करेंगे बेसिकली वो सारे लिख दोगे, माई नेम इज़ ABC एंड माई। जब आएगी आपकी ब्रदर की बारी, तो ब्रदर के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस का यूज़ किया है। तो अपोस्ट्रोफिस जो ये वाला डंडा है एक वाला, इसको आपको कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा बैक स्लैश ये वाला सिंबल, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एस लिखोगे। तो जैसे आपने सिंपल सा ये जो एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आउटपुट थी जैसे मैंने बोली वैसे ही वो आपको आउटपुट स्क्रीन आपकी मतलब कंप्यूटर के ऊपर वो आउटपुट आ जाएगी। ऐसे करके जो आपके एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वही देखा जो राजू का एग्जांपल था वही सेम यहाँ पे है। देन एक और आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं न्यू लाइन करेक्टर, या फिर कई बार इसको लिखा जाता है लाइन फीड भी। याद लिखना है इसको, कई बार ना लाइन फीड भी लिखा जाता है, न्यू लाइन करेक्टर बोल दिया जाता है, या फिर लाइन फीड भी बोल दिया जाता है। अब ये क्या काम करता है, बेसिकली ये वो काम करता है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई दो चीज़ें अलग अलग लाइन में लिखनी है। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने बोला आप बेटा मुझे आपकी ये कंप्यूटर स्क्रीन ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लिखो किसी का नाम, जैसे मान लेते हैं आप लिख दिया ओके अजय लिख दिया, और मैंने कहा कि दूसरा नाम है वो आप अमन ऐसे करके लिख दो, और जो तीसरा नाम है मान लेते हैं कोई आगे रूपाली आगे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं आप ये तीन नाम ऐसे करके लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि आपको पता है बाकी सारी चीज़ें हैं क्या, ये तीनों की तीनों चीज़ें सर हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जैसे हम इनको टेक्स्ट बोल देते हैं, स्ट्रिंग बोल लो या फिर इसको टेक्स्ट बोल लो।
है ना, क्योंकि हम कंप्यूटर की वे में स्ट्रिंग बोलते हैं तो आपने स्ट्रिंग ही इसको समझना है। तो मैंने बोला मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये जो आउटपुट है मुझे ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे ही चाहिए, तो आप मुझे ऐसे बना के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे पीएचपी के अंदर, बाकी कोड तो सेम रहता है, आपको पता है प्रिंट देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एको का यूज़ करते हैं। एको के अंदर हम क्या करेंगे, एको के अंदर सिंपल हम लिखेंगे, देखो डबल कोट्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई आपको कि सिंगल कोट और डबल कोट में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आपको कोई चीज़ रेंडर करनी है, मतलब जो आपने, चाहे एस्केप सीक्वेंस है, चाहे जो वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं उसकी एक्चुअल वैल्यू जब आपको यूज़ करनी है तब आप हमेशा क्या करेंगे, या फिर एस्केप सीक्वेंस है तब भी आप किसका यूज़ करेंगे, डबल कोट का यूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल कोट यूज़ करेंगे और डबल कोट यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क होगा, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। जिसको नहीं समझाया वो तो काइंडली इस चीज़ को फिर से अंडरस्टैंड कर ले। दो स्टेटमेंट है, आपको प्रिंट क्या करना है, आपको प्रिंट करना है ये आपकी फाइनल प्रिंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको इसको लेकर आना है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एको, मान लेते हैं आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि आपको क्या करना है, आपको बेटा यूज़ करना है बैकस्लैश एन का। बैकस्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर कि अजय के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, बैकस्लैश एन का यूज़ करेंगे, जिससे जो अमन है वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में चला जाएगा। पर आपने क्या किया, आपने लिख दिया यहाँ पे, मान लेते हैं आपने लिखा अजय और यहाँ पे यूज़ कर लिया बैकस्लैश एन, उसके बाद आपने यूज़ कर लिया अमन, उसके बाद फिर से आपने यूज़ कर लिया बैकस्लैश एन और उसके बाद क्या नाम था, रूपाली। तो यहाँ पे आपने रूपाली लिख दिया, यहाँ पे आपने रूपाली लिख दिया और फिर से क्या किया, रूपाली के आगे लिखने की तो बैकस्लैश एन की जरूरत नहीं है क्योंकि रूपाली के आगे कोई सेंटेंस मैंने दिया नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक चीज़ तो आपने ये कर दी। सेकंड आपने यही चीज़ करी किस वे में, डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर आपने लिख दिया अजय, फिर लिख दिया आपने बैकस्लैश एन, फिर आपने लिख दिया अमन, फिर आपने यूज़ कर लिया बैकस्लैश एन, फिर आपने किसका नाम लिख दिया, रूपाली। ऐसे करके क्या कर दिया बेसिकली आपने, अब कुछ नहीं है क्योंकि आपने, मैंने ये चीज़ आपको बताई है पहले ही। आप जब भी स्ट्रिंग अगर आपको प्रिंट करना है, जब भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए आप सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हो और डबल कोट का भी यूज़ कर सकते हो। पर इसके साथ मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डबल कोट आप कहाँ यूज़ करेंगे और डबल कोट का मतलब क्या होता है, सिंगल कोट आप कब यूज़ करेंगे। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे समझ लो, देखो दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों चीज़ें हमारी स्ट्रिंग है। पर जब वेब ब्राउज़र इसको रेंडर करेगा या फिर जो आपका वेब सर्वर है, जब वो पीएचपी के इस कोड को रेंडर करेगा मतलब उसको समझेगा, तो समझने के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो देखेगा सिंगल कोट है। अच्छा सिंगल कोट है, इसका मतलब जो चीज़ जैसे लिखी है उसको वैसे के वैसे ही प्रिंट कर दो। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, अजय आ जाएगा, बैकस्लैश एन आ जाएगा, अमन आ जाएगा, फिर बैकस्लैश एन आ जाएगा और यहाँ पे रूपाली आ जाएगा। मतलब जैसे आपने जो टेक्स्ट लिखा था, जैसे आपने एक्चुअल में जो टेक्स्ट लिखा था उसी वे में टेक्स्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएगा। पर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बेटा आपका जो टेक्स्ट है, जब वो स्ट्रिंग है वो आपको ऐसे दिखना चाहिए, पहले अजय आना चाहिए, फिर उसके नीचे अमन आना चाहिए और उसके नीचे रूपाली आना चाहिए। तो इस ये जो चीज़ है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी, जब आप क्या यूज़ करोगे, डबल कोट का यूज़ करोगे। क्योंकि जो वेब ब्राउज़र होता है या फिर जो वेब सर्वर्स होते हैं, जब आप पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट करवाते हो, उसमें ये चीज़ पहले से समझाई जाती है कि जब भी आपको क्या यूज़ करना होता है, जब भी आपको कोई एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है ना, एस्केप सीक्वेंस या फिर एस्केप करेक्टर, जब भी आपको इसको यूज़ करना है, या तो जब भी आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, वेरिएबल नहीं प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, हमेशा डबल कोट्स का यूज़ करोगे। कल को आप बोलोगे कि सर हमने कोड ठीक लिखा है, पर जो हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं आ रही है, हमें चाहिए थी मेमोरी की वैल्यू, ना कि मेमोरी का नाम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आपको क्या चाहिए, मान लेते हैं आपकी रैम आ गई, रैम के अंदर वैल्यू पड़ी है 10 और उसका नाम है ए। आप क्या कर रहे हो, जब आप इस वे में लिखोगे, जब आप सिंगल कोट में लिखोगे, मान लेते हैं आपने लिखा $A, तब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिखेगा, आपको दिखेगा $A। आपको कभी भी नाम नहीं दिखेगा, अगर मतलब कभी आपको वैल्यू नहीं दिखेगी। वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है। अगर आपको वैल्यू 10 देखनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको AA को डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप ये लिखोगे तब आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी लिखी हुई कि जो 10 नाम का वेरिएबल है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिख जाएगी। पर जब आप सिंगल कोट यूज़ करेंगे तब वो आपको एक तरीके से नाम दिखेगा, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा ना इसके अंदर वही दिखेगा आपको, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको कभी देखने को नहीं मिलती है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी रेंडरिंग करनी है या फिर जब भी आपको कोई चीज़ प्रिंट करवानी है अपनी वे में,
चाहे आप जब एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर आपको वो दिखानी है, तो उसके लिए आप हमेशा पीएचपी में डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। तो जब ये वाली कमांड आपकी चलेगी, तो इस टाइम पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे दिखेगी आउटपुट? जो मैंने बोली थी वही आपको आउटपुट दिखेगी। क्या दिखेगा? सबसे पहले अजय दिख जाएगा। अजय के बाद कंप्यूटर देखेगा कि आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ बैकस्लैश n, और बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है कि अजय के बाद कोई भी जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आएगा? नई लाइन में आएगा। तो अजय के बाद कौन सा टेक्स्ट है? अमन है, तो अमन कहाँ आ जाएगा? फिर से नई लाइन में आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से क्या है यहाँ पे? फिर से सर बैकस्लैश n यूज़ किया है। अच्छा, बैकस्लैश n यूज़ किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? फिर से जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो हमारा चेंज हो जाएगा बेसिकली न्यू लाइन में आ जाएगा। तो फिर से जो हमारे पास टेक्स्ट है वो किस में आ जाएगा? न्यू लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, बेसिकली जो आपका टेक्स्ट है वो नई 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 लाइन में शिफ्ट होता रहेगा। किसकी हेल्प से? बेसिकली हमारा लाइन फीड बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोलते हो? न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हो। तो ऐसे करके जो मैकेनिज्म होता है वो फॉलो होता है। तो वही यहाँ पे भी लिखा है लाइन फीड, या फिर ये क्या करता है? प्रिंट न्यू लाइन कैरेक्टर। बेसिकली वही लिखा है राजू, और इसके बाद क्या लिखा है? बैकस्लैश n और हरी। तो उसका मतलब क्या है कि राजू ऊपर आ जाएगा और हरी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो देखो वही है, राजू ऊपर आ गया और हरी कहाँ आ गया? नीचे आ गया। देन नेक्स्ट आता है आपके पास बैकस्लैश t। ये काफ़ी बार पूछा आता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंट टैब। ओके, प्रिंट टैब भी, या फिर कई बार बोला जाता है हॉरिजॉन्टल टैब। दोनों लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे आधी इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं लिखी है। इनको बोला भी किया था कि नोट करवाना इन चीज़ों को, पर नहीं लिखी, तो आप नोट कर सकते हो कि इनको जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो उसको इसमें हॉरिजॉन्टल टैब बोला जाता है बैकस्लैश t को। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंट टैब भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में क्या करते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ छोटा सा, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ। जैसे आप क्या कर रहे हो, मान लेते हो आप MS वर्ड के ऊपर काम कर रहे हो। आप यहाँ पे लिख रहे हो दिस इज़, फिर मैंने आपने क्या किया? आपने बोला कि मुझे ना एक टैब का स्पेस चाहिए। तो जब आपका वन टैब होता है, मतलब होता है क्या? टैब क्या होता है? जब आप अपना कीबोर्ड देखोगे अपने उसके ऊपर कीबोर्ड देखोगे ना, अपने जो कंप्यूटर होता है उसका जो कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड के ऊपर ना यहाँ जैसे की होती है, इस की के ऊपर लिखा होता है टैब। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। तो जब भी हम वन टैब देते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो 5 कैरेक्टर के स्पेस के बराबर होता है। ये चीज़ें कोई नहीं बताते, बस आपको ये चीज़ें नोट करनी है कि जब भी आप कंप्यूटर के की मतलब जो कीबोर्ड होता है उसमें जब आप एक टैब प्रेस करते हो तो वो कितना स्पेस लेता है? तो वो 5 कैरेक्टर जितना क्या लेता है? वो स्पेस लेता है। और कैसा स्पेस आता है वो? मतलब एक तरीके से ब्लैंक स्पेस आता है ना। मतलब उसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता है, क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्पेस होता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा दिस इज़, फिर अब मेरा कर्सर था यहाँ पे। आपको पता है ना कर्सर क्या होता है? जो ब्लिंक करने वाला है, हमारे पास एक सिंबल होता है, हमें बताने का काम करता है कि हम कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे था, फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? फिर मैंने इस जगह पे यूज़ कर दी टैब की। तो जैसे मैंने टैब की यूज़ की, तो जो मेरा कर्सर था वो ऑटोमेटिकली कितनी जगह शिफ्ट कर गया? मैंने क्या लिखा था? कितनी जगह शिफ्ट करेगा वो? 5 कैरेक्टर शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो मान लेते हैं पहला कैरेक्टर ये था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पाँचवा ये हो गया। तो इसने क्या किया? 5 कैरेक्टर की जगह क्या कर दी? यहाँ पे छोड़ दी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक या फिर टैब करना। हमने क्या किया? इसको टैब दे दिया। उसके बाद जो मैंने टेक्स्ट लिखना था वो मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। तो दिस इज़ मैंने कर दिया यहाँ पे माई बुक। समझ आ गया कि टैब क्या काम करता है? जब आप एक बार टैब प्रेस करते हो कीबोर्ड के ऊपर, तब क्या होता है? आपको यहाँ पे 5 कैरेक्टर जितनी क्या होती है? स्पेस खाली छोड़ दिया जाता है। या फिर सिंपली बोलूँ तो जब आप वन टैब यूज़ करते हो तो वो बराबर होता है आपके 5 कैरेक्टर के बराबर। अब यही चीज़, क्योंकि ये तो आपने देख लिया जब आप MS वर्ड का यूज़ करते हो, पर जब आपको प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करना है तब आप कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? बैकस्लैश t का हम यूज़ करते हैं। और बैकस्लैश टी को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल टैब बोल देते हैं। जो मैंने आपको वहाँ समझाया ना, बस वही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एको, फिर मैंने क्या लिखा? राजू, फिर बैकस्लैश t का मैंने यूज़ किया एस्केप सीक्वेंस का, फिर आगे क्या आ गया? हरी आ गया। अब देखो राजू और हरी, इन दोनों में देख रहे हो ना आप? दोनों यहाँ पे बीच में क्या है? गैप है। तो ये गैप कितने करेक्टर का होगा? बेसिकली सिर्फ 5 करेक्टर का गैप होगा। बस आपने ऐसे समझना है कि टैब का मतलब क्या होता है कि कुछ हम क्या देते हैं? गैप देते हैं 2 कैरेक्टर्स के बीच में। और वो गैप कितना होता है? वन टैब। हमेशा याद रखना है कि वो 5 करेक्टर के बराबर होता है। फिर हमारे पास जो एक नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न। ओके, जो आपके बैकस्लैश आर आता है, इसके काफ़ी बार पूछा आता है कि जो आपके पास बैकस्लैश आर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंट
कैरेज रिटर्न। ओके, चलो आपका ये होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा कि जो आपके पास बैक स्लैश आ रहा है जिसको हम प्रिंट कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं, इसका मोटिव क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, वाई, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना। तभी यहाँ पे इसको नहीं लिखवाया गया क्योंकि आपके लिए पहले से होमवर्क डिसाइड था कि आप ये चीज़ सर्च करके मुझे बताएंगे कि बैक स्लैश आर जो आप यूज़ करते हो इसका चलो दूसरा नाम क्या है, एक बार तो हम कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं, और इसका कोई अल्टरनेटिव नेम है तो आप वो भी बताएंगे, और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, इस एस्केप सीक्वेंस का हम यूज़ क्यों करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रिंट डॉलर। जब आपको क्या करना है, देखो सिंपल फंडा है, बैक स्लैश के आगे जो भी आप चीज़ लिखोगे वो वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, बैक स्लैश डॉलर, तो अगर आपको डॉलर को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, आप डॉलर सिंबल का यूज़ करोगे। तो वही आ गया एको 50 आगे मुझे डॉलर प्रिंट करना था तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ा, बैक स्लैश डॉलर, तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, मुझे $50 दिख वहाँ पे दिख जाएगा। अब क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश को भी प्रिंट करना पड़ता है कई बार। क्या करना है आपको, बैक स्लैश को भी प्रिंट करना है। तो बैक स्लैश प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बार उसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एको सी। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास एस्केप सीक्वेंस का, दूसरा आ गया वो करेक्टर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या लिखा गया है कि एक सिंगल करेक्टर होता है हेडेड बाय द बैक स्लैश, कि वो उस स्टार्ट कहाँ से होता है, बैक से स्लैश से स्टार्ट होता है, और करेक्टर हम हमेशा उसके बाद लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डबल कोट्स को आप जो आपकी डबल ये लिखे है ना, डबल स्लैश लिखे हैं, तो इसको आप डबल स्लैश मत समझना। जो आपके पास फर्स्ट जो स्लैश है ये कौन सा है, ये एक्चुअल में वो स्लैश है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस। और जो सेकंड नंबर वाला स्लैश है ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट में दिखेगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है, वो करेक्टर जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमें सिंगल स्लैश प्रिंट करना होगा तो मुझे एस्केप सीक्वेंस के अंदर उसको कैसे लिखना पड़ेगा, डबल स्लैश में उसको लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे यूज़ किया है सी के अंदर कॉलन, उसके बाद डबल इसका यूज़ किया हुआ एस्केप सीक्वेंस का या फिर कैरेक्टर का, उसके बाद विंडोज, तो प्रिंट होके क्या आएगा, सिर्फ एक ही प्रिंट होके आएगा, एक ही बैक स्लैश प्रिंट होके आएगा। तो सी फिर कॉलन, तो यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश और उसके बाद विंडोज। तो ऐसे करके जो आपके पास अलग अलग एस्केप सीक्वेंस होते हैं ना वो पीएचपी में यूज़ किए जाते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपने सारे नोट करने हैं। और ये जो हैं, एक तो बैक स्लैश एन काफ़ी बार पूछा जाता है, डबल कोट्स के काफ़ी पूछे जाते हैं, टीआर मतलब टैब का भाई काफ़ी बार पूछा जाता है, आर का काफ़ी बार पूछा जाता है कि कैरेज रिटर्न के लिए कि आप कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हो, है ना। और बाकी बैक स्लैश अगर आपको प्रिंट करना है तब आप किसका यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तभी वो ये लिखी हैं जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। बाकी एक आप छोटा सा आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप सभी ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आप एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। उसके बाद हम कल से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो पीएचपी के होते हैं उनको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ये आप एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क डिज़ाइन किया है, तो आप इसको होमवर्क की तरह ही ट्रीट करेंगे कि 11 क्वेश्चंस हैं, आप वन बाय वन क्या करेंगे, इसका कमेंट करेंगे कि पीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कि पीएचपी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, फादर ऑफ पीएचपी कौन थे। जो अब आप पीएचपी पढ़ते हो तो उसके लिए जब आप सिंगल लाइन कमेंट लिखते हो तो उसके लिए आप कौन सा कैरेक्टर का यूज़ करते हो, है ना, कि आप, चलो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद होमवर्क है आपका। फिर वैम्प की फुल फॉर्म क्या है, लैम्प की फुल फॉर्म क्या है। ओके, बाकी जो आपकी पीएचपी की स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है कौन से सिंबल के साथ और कहाँ पे वो ख़त्म होती है। इसके अलावा जो वेरिएबल मैंने आपको बताए हैं वो हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो पीएचपी का जो सिंटैक्स होता है वो कौन सी लैंग्वेज के साथ सिमिलर है। तो वैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं मैंने बताया हो तो आप इसको नोट कर लेना कि जो आपकी सी या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है ना, उसकी तरह इसका सिंटैक्स सेम होता है। सिंटैक्स मतलब जो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ना, किसी प्रोग्राम को लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका सी और सी प्लस प्लस की तरह सेम ही है, सिमिलर है। तो इसको आप स्टार मार करके नोट कर लेना। बाकी सारी चीज़ें मुझे लगा मैंने करवाई हैं, तो फिर यही वैर डैम्प का आप यूज़ क्यों करते हैं ये आपका होमवर्क रहेगा। और जो डॉट ऑपरेटर होता है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं। और ये 10 क्वेश्चन वो हैं जो आपने सारे पिछले लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसका निचोड़ है ये, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये आंसर कर दिया इसका मतलब है आपको पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं वो समझ आ गई हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।